Today is the new topic on training methods. In last class we have gone through the training methods related to strength. That is the most versatile method of training regarding strength, and we have gone through in details about circuit training. What is circuit? How is it is originated? How we make circuit? What type of components develop due to the circuit training? So all these details we have already discussed in the last class. Today a new topic on the endurance training methods. So basically three training methods in your pre-PhD syllabus. So we have focused on only those three methods that are given in the syllabus. So first one is the continuous method, second partlet, and third is interval training method. So before going through the rightly on the training methods, we have discussed some basic concepts regarding the endurance. Last time हमने बताया था कि दो चीज होती हैं कि एक होता है कंडीशनल एबिलिटी और एक होता है मोटर एबिलिटी. ठीक है, तो स्ट्रेंथ में हमने बताया था कि इट इज कंडीशनल एबिलिटी एज वेल एज मोटर एबिलिटी. यहाँ पर है कि एंडोरेंस के आप डेफिनेशन अगर देखें तो इट इज द एबिलिटी टू डू स्पोर्ट्स मूवमेंट विद डिजायर क्वालिटी एंड स्पीड अंडर कंडीशन ऑफ फटीग. यानी कि जो इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि हमें जो मूवमेंट करने हैं वो डिजायर क्वालिटी के करने हैं, मतलब मूवमेंट क्वालिटी ऑफ मूवमेंट और मूवमेंट इकोनॉमी दोनों है. ठीक है, और दूसरा है स्पीड, जिस स्पीड से कहा जा रहा है, जिस इंटेंसिटी से कहा जा रहा है उसी इंटेंसिटी से करना है अंडर कंडीशन ऑफ फटीग, मतलब कि थकान की अवस्था. ठीक है, अब थकान की अवस्था भी अलग अलग एक्टिविटीज में अलग अलग होगी. ठीक है, जैसे हम एरोबिक एनारोबिक और इसमें कैटेगराइज करते हैं. अगला क्या है, इट इज अ कंडीशनल एबिलिटी बिकॉज इट इज डिटरमाइंड बाय द एनर्जी लिबरेशन प्रोसेस ऑफ मसल्स. ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप किसी कंडीशनल एबिलिटी की बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ कौन सा एनर्जी सिस्टम उसमें प्रीडोमिनेंट है. कि अगर हम 100 मीटर स्प्रिंट की बात कर रहे हैं और 800 की बात कर रहे हैं रेस की, या फिर मैराथन रनिंग की बात कर रहे हैं, तो हमें कौन सा एनर्जी सिस्टम वहां पर प्रीडोमिनेंट हो जाएगा. ठीक है, वो सब हम अभी एक पूरा चार्ट में आपको बताएंगे कि अगर जैसे जैसे इवेंट चेंज होते हैं तो कौन कौन से एनर्जी सिस्टम का कितना कितना कंट्रीब्यूशन होता है. ठीक है, या ये कहें कि कौन सा एनर्जी सिस्टम कब हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा और कौन से एनर्जी सिस्टम को हमें डेवलप करने की जरूरत है. ठीक है, आप टाइप्स ऑफ एंडोरेंस की बात कर रहे हैं तो ये चीज तो बात समझ में आई. कंडीशनल एबिलिटी है, हमें क्या करना है कि टू डू द डिजायर मूवमेंट है ना विथ क्वालिटी विथ स्पीड बट फैक्टर इज अंडर कंडीशन ऑफ फटीग. ठीक है, तो ये तीन चीजों का इसमें मेनली फोकस है. अगर टाइप्स ऑफ एंडोरेंस की बात करें तो इसको भी दो ब्रॉड कैटेगरी में हम कैटेगराइज करते हैं. क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्टिविटी, कैसे हम एक्टिविटी करने वाले हैं, एक्टिविटी की प्रकृति के अनुसार हम कुछ एक क्लासिफाई करते हैं एंडोरेंस को, और दूसरा करते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, कि कितने टाइम के अनुसार. ठीक है, तो एक क्लासिफिकेशन नेचर के बेस पे है और एक ड्यूरेशन के बेस पे. तो अगर नेचर के बेस पे बात करें तो बेसिक इंडोरेंस, जनरल इंडोरेंस, स्पेसिफिक इंडोरेंस. ठीक है, हर चीज में आप देख रहे हैं कि एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट अगेंस्ट फटीग. ठीक है, तो ये जो अब उसमें इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस कभी हाई होगा, कभी मीडियम होगा, कभी सब मैक्सिमम होगा, ये वेरिएशन होगा. ठीक है, तो अब इस वेरिएशन के साथ हम कैसे
अंडर कंडीशन ऑफ फटीग में डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट इकोनॉमी, रिक्वायर्ड स्पीड और रिक्वायर्ड प्रिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेनिंग मेथड्स कैसे करें। ठीक है, नेक्स्ट है जनरल इंडोरेंस। अब जनरल इंडोरेंस की कोई भी एक्टिविटी है तो एक इंडोरेंस की तो आवश्यकता हर ही मोटर एबिलिटी की हर एक्टिविटी में या हर स्पोर्ट्स में रिक्वायरमेंट है। पर हम ये देखते हैं कि अगर स्पोर्ट स्पेसिफिक की बात करें तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्पोर्ट और पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्टिविटी अंडर दैट स्पोर्ट्स हम एक जनरल इंडोरेंस रिक्वायर्ड होता है। तो टू डू स्पोर्ट्स मूवमेंट विद जनरल नेचर विद हाई या लो इंटेंसिटी। ठीक है, तो ऐसे मूवमेंट्स जो हर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, अब या तो हम उसको हाई इंटेंसिटी के साथ करें पर या लो इंटेंसिटी के साथ करें, पर हम कोई स्पेसिफिक वे पे नहीं जा रहे हैं, तो इसको कहते हैं जनरल इंडोरेंस, जो हर प्रकार के स्पोर्ट्स में एक बेसिक रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है स्पेसिफिक इंडोरेंस। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेसिक इंडोरेंस में जो बात आ रही है उसमें एनर्जी सोर्स ब्रैकेट में बताया गया है कि मस्कुलर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और जनरल एंडोरेंस में बताया एरोबिक एंड एनारोबिक, और स्पेसिफिक में एरोबिक और एनारोबिक और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी नेचर ऑफ एक्टिविटी से क्लासिफाई कर रहे हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से। पहला अगर हम बात कर रहे हैं बेसिक एंडोरेंस की तो उसमें मस्कुलर मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व है। दूसरी बात कर रहे हैं हम जनरल एंडोरेंस की तो एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक, बिकॉज वी यूज एक्टिविटी in high intensity as well as low intensity. That is why both metabolism involve aerobic as well as anaerobic. Specific endurance, ability to do sports movement. Specific endurance related to the specific sport and related to the specific movement involved in that sports. So either sports requirement activities aerobic or anaerobic or combination of both. और यहाँ पर अथवा आ रहा है एरोबिक होगा या अथवा एनारोबिक होगा अथवा एरोबिक या एनारोबिक दोनों होगा। तो तीनों ही चीज में आप क्या कहते देख रहे हैं बेसिक और इंडोरेंस में, जनरल इंडोरेंस में और स्पेसिफिक इंडोरेंस में कि नॉट ओनली एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म और इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस वेरी हो रहा है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस दो चीजें हैं। हम कल आपको हमने इंटेंसिटी, वॉल्यूम, डेंसिटी और ये सब इसीलिए बताया था कि ये ऐसे टर्मिनोलॉजी है कि वो हमेशा ही कि हर ट्रेनिंग मेथड में इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ नेचर में क्या है, एक तो इंटेंसिटी के बेस पर हम देख रहे हैं, या ये कैसे हो सकती है, या तो ये हाई हो जाएगी या लो हो जाएगी या सब मैक्सिमम या अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स स्पेसिफिक। ठीक है, हाई एंड लो एज वेल। ठीक है, और यहाँ पर मस्कुलर मेटाबॉलिज्म का भी जो एनर्जी सोर्सेज है वो भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो अब ये भी एरोबिक हो रहा है, एक एनारोबिक हो रहा है, और एरोबिक, एनारोबिक और कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो तीनों ही में देखिए डिफरेंस है। तो नेचर ऑफ एक्टिविटी जैसे चेंज होगी वैसे ही इंडोरेंस भी टाइप चेंज हो जाएगा। अगला हमने बोला था कि ये क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। स्पीड इंडोरेंस, जहां पर हम मैक्सिमम और सब मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस की बात करते हैं, और जहां पर जो एनर्जी सोर्स है वो इलेक्ट्रिक एसिड होगा। नेक्स्ट स्प्रिंट इंडोरेंस, जहां पर हम स्प्रिंट की बात कर रहे हैं, 10 सेकेंड 15 सेकेंड्स के अंदर ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी खत्म हो रही है, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस है और मैक्सिमम मोटर फ्रीक्वेंसी है। तो स्प्रिंट इंडोरेंस की यहाँ पर शॉर्ट टाइम इंडोरेंस ऐसी एक्टिविटीज जो 45 सेकेंड से लेकर 2 मिनट तक
एग्जिस्ट कर रही हैं। और उसमें आप यहाँ देख रहे हैं जैसे 400 मीटर और 800 मीटर, और एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो आप देख हर में एनर्जी का वो जो सोर्स है और जो सिस्टम इन्वॉल्व है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मीडियम टाइम एंडोरेंस। यहाँ पर एक्टिविटी ऐसी होंगी जिनका मूवमेंट और नेचर ऑफ मूवमेंट साइक्लिक होगा और 2 से 8 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। एनर्जी प्रोड्यूस होगी ग्लाइकोलाइसिस एज वेल एज ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल है 1500 मीटर, 3000 मीटर। इसी तरीके से लॉन्ग टाइम इंडोरेंस, लॉन्ग टाइम इंडोरेंस को भी और क्लासीफाई किया जा सकता है। टाइप 1 जहां पर ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी 11 to 30 मिनट्स तक है, टाइप 2 जहां 30 to 90 मिनट्स तक है, टाइप 3 जहां 90 मिनट से भी अबव। ठीक है, और तीनों में ही आप देख रहे हैं कि एनर्जी का सोर्सेज ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है 11 to 30 मिनट एंड ग्लाइकोजन स्टोर्स इन मसल्स एंड लीवर। दूसरे में आप देख रहे हैं कि फैटी एसिड इन्वॉल्व हो गया है, और तीनों ही एक प्रकार की एक्टिविटी में जो लैक्टिक एसिड का कंसंट्रेशन है वो हाई टू लो फैटी को डिटरमाइन कर रहा है। तो ये इंडोरेंस के अंदर है। जो आज हम ट्रेनिंग मेथड्स की बात कर रहे हैं, तो हमने पहले इंडोरेंस को समझ लिया कि कंडीशनल एबिलिटी क्यों है, क्योंकि ये एनर्जी लिबरेशन प्रोसेस ऑफ मसल्स से डिटरमाइन हो रही है। अब हम ये देख रहे हैं कि हर ही स्पोर्ट्स में एक जनरल इंडोरेंस की आवश्यकता है। उसके बाद भी अगर हम इंडोरेंस को क्लासीफाई करने जाएं तो नेचर ऑफ एक्टिविटी और ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी के अनुसार इसको क्लासीफाई कर लेते हैं। फर्दर इसका क्लासीफाई लॉन्ग टर्म टाइम इंडोरेंस को टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 एक्टिविटी में भी हमने क्लासीफाई कर लिया। तो अब हम आप देख रहे हैं कि चाहे नेचर ऑफ एक्टिविटी के अनुसार क्लासीफाई किया हो, चाहे ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटीज के अनुसार क्लासीफाई किया हो, दोनों में ही इंटेंसिटी चेंजेस हो रही हैं और साथ ही चेंज हो रहा है वो एनर्जी सिस्टम या वो सोर्स ऑफ एनर्जी जहां से आप एथलीट को उस वर्क करने के लिए एनर्जी मिलती है। ठीक है, फैक्टर डिटरमाइनिंग इंडोरेंस एरोबिक एंड एनोरोबिक कैपेसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो कॉन्सेप्ट हैं। जो फैक्टर तो इंडोरेंस के डिटरमाइन करने के बहुत सारे हैं, पर उसमें जो प्रीडोमिनेंट फैक्टर है वो है एरोबिक कैपेसिटी और एनोरोबिक कैपेसिटी। तो हम इस पर पहले फोकस करें कि क्या है एरोबिक कैपेसिटी। जैसा आप देख रहे हैं, एरोबिक मीन्स विद ऑक्सीजन एंड टू इनेबल अ पर्सन टू कंटिन्यू एन एक्टिविटी फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि जैसे 100 मीटर स्प्रिंट है तो उसमें इतनी तेज गति से वो मूवमेंट हो रहा है, 10 सेकंड्स के अंदर वो पूरी एक्टिविटी फिनिश हो जा रही है, स्टार्ट टू फिनिश। तो उसमें जो है कि वो जो ऑक्सीजन सप्लाई 10 सेकंड्स के अंदर पूरी बॉडी को क्या एक साथ इतनी जल्दी पॉसिबल है? नहीं, इसलिए उसको एनोरोबिक कहते हैं कि विथ लो ऑक्सीजन या नो ऑक्सीजन। ठीक है, पर एरोबिक जहां पर हमने क्लासीफाई किया है लॉन्ग टाइम इंडोरेंस को 11 to 30, 30 to 60, 90 अबव, तो वहां पर लगातार एक्टिविटी करने के लिए ये विथ नो ऑक्सीजन या लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन एनोरोबिक की तरह नहीं हो सकता। वहां तो हमें कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए, तभी तो हम जब लॉन्ग ड्यूरेशन तक एग्जिस्ट कर पाएंगे या परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो इसलिए लिखा है कि विथ ऑक्सीजन, एरोबिक्स मीन विथ ऑक्सीजन to sustain and enable a person to continue an activity for prolonged period of time. Prolonged period of time अगर हम बात करें 90 मिनट से भी ऊपर। Continuous flow of oxygen required है इस एक्टिविटी में to ensure the working muscle for liberation of energy. एनर्जी के लिए ये आवश्यक है कि हमें जो फ्लो ऑफ ऑक्सीजन है बॉडी में मसल्स में, डिफरेंट मसल ग्रुप्स में वो कंटिन्यूस हो, तब तो हम इतनी लंबी ड्यूरेशन तक एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएंगे। और इसको मेजर कैसे करते हैं? अगर 1 मिनट की बात करें, जैसे VO2 मैक्स भी कहते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द वर्किंग मसल इन 1 मिनट। ठीक है, अब ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द वर्किंग मसल इन 1 मिनट,
ठीक है। अब ये इसको कहते हैं VO2 मैक्स, मतलब कि 1 मिनट में आप या कोई भी व्यक्ति जो कोई एक्टिविटी कर रहा है वो कितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम कर सकता है। ये वेरी हो सकता है, जैसे अगर बिगनर है तो वो कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करेगा, इंटरमीडिएट और एलीट लेवल का, ये सब में सबका VO2 मैक्स से डिफर है, ठीक है। तो एरोबिक कैपेसिटी और जो VO2 मैक्स का कॉन्सेप्ट है कि हम 1 मिनट में कितनी मैक्सिमम ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं। अब ये जो VO2 मैक्स की बात कह रही है, इसके भी कुछ फैक्टर हैं जो इसको डिटरमाइन करते हैं। सबसे है कि ऑक्सीजन इनटेक, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द ब्लड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। सबसे पहले कि आप ऑक्सीजन इनटेक करेंगे ना, जब ऑक्सीजन इनटेक हो रहा है तो और कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ऑक्सीजन चाहिए उस एक्टिविटी को करने के लिए, तभी तो मसल्स लिबरेशन ऑफ एनर्जी हमें कंटिन्यूस मिल पाएगी। तो अब इस VO2 मैक्स या एरोबिक कैपेसिटी, ऑक्सीजन हम वातावरण में जो घुलित ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम करते हैं एक्टिविटी के दौरान भी और रेस्ट के दौरान भी। पर ये रेस्ट के दौरान अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन 1 मिनट की कैपेसिटी अलग होगी और जब एक्टिविटी कर रहे हैं तब ये अलग हो जाएगी। तो अब ये डिपेंड कुछ और फैक्टर्स पर भी करता है कि ऑक्सीजन इनटेक कैसे, किसी का ज़्यादा कम या अमाउंट कैसे डिटरमाइन। सबसे पहले वाइटल कैपेसिटी कि कितना अमाउंट इनहेल एयर और एक्सहेल एयर का जो अमाउंट है वो भी वाइटल कैपेसिटी अलग अलग होगी और अलग अलग जो हमने कहा कि बिगनर और इंटरमीडिएट और एलीट लेवल और अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के अनुसार भी वाइटल कैपेसिटी में अंतर आ जाता है, इंडिविजुअल भी हाँ अलग हो जाता है, ठीक है। अभी अगर यहाँ पर जितने भी बैठे हुए व्यक्ति हैं उनकी वाइटल कैपेसिटी का मेजरमेंट किया जाए एट रेस्ट पर भी तो भी बहुत डिफर आ जाएगा, और अगर कोई एक्टिविटी के बाद भी किया जाता आ जाएगा। तो ये भी वाइटल कैपेसिटी, मतलब जिसका जो एलीट लेवल के एथलीट हैं उनकी वाइटल कैपेसिटी की जो है वो एक मीडियोकर या इंटरमीडिएट या बिगनर से नोविस से बहुत अधिक क्षमता है। तो ये उस पर भी डिपेंड कर रहा है आपका ऑक्सीजन इनटेक। लंग साइज, मतलब जो इंडोरेंस टाइप ऑफ एथलीट्स हैं और जो बहुत लंबे समय से इंडोरेंस स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, उधर लंग साइज का भी मैटर है, क्योंकि उतना ही आपको कंटिन्यूस आप ऑक्सीजन इनटेक जो करते हैं एक्टिविटी के दौरान उस पर साइज ऑफ लंग पर भी असर होता है एक नॉर्मल व्यक्ति से और एक इंडोरेंस एथलीट के। नंबर ऑफ एक्टिव लंग एल्विली, मतलब लंग्स के अंदर वो छोटे छोटे जैसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, अगर हम कहते हैं बॉडी का तो सेल को कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर लंग की बात करें तो अगर एक ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब कि वो एक ऐसी यूनिट जहां आखिरी छोर तक भी ऑक्सीजन आ रही है। आप देखते हैं जैसे योगिक एक्सरसाइज करते हैं या जो एंडोरेंस एथलीट्स है, वो जो ब्रीथिंग का जो इनहेल और एक्सहेल है वो कैपेसिटी ज़्यादा है कि मतलब कि साथ साथ कि जितने भी वो लंग के जो एल्विली हैं वो एक्टिव हैं और जितने एक्टिव हैं वो क्षमता उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि नंबर ऑफ एक्टिव, हर जो ब्रीथ का होल्डिंग की कैपेसिटी करते हैं या जो योग में बात कर रहे हैं कि अब इनहेल एयर को कुछ समय तक होल्ड करके रखते हैं, तो वो लंग में जो एल्विली हैं वहां तक या उनको एक्टिवेट करने के लिए या फिर पूरे लंग में वो एयर सर्कुलेट हो जाए, ठीक है। कई बार ये कहा जाता है जैसे एयर पॉल्यूशन की बात करें या फिर कई व्यक्ति जब फिटनेस लेवल लो हो जाता है तो वो बहुत जल्दी सैलो ब्रीथिंग करते हैं। एक होता है डीप ब्रीथिंग, मतलब जो ब्रीथ है वो बहुत डीप ना जाके सैलो ब्रीथ हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर इसी को अंतर दर्शाती है कि जब आप बहुत डीप ब्रीथिंग होगी तो एक्टिव अंदर जो लंग में है वो ज़्यादा हो जाएगी। स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पिरेटरी मसल, जो जितने भी मसल रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हैं उनकी स्ट्रेंथ नेचुरली ऑक्सीजन, जितनी स्ट्रेंथ अधिक होगी ऑक्सीजन इनटेक को उतना ज़्यादा डिटरमाइन करेंगे, ठीक है।
और साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, चेस्ट की कैविटी जो है वो भी, उसका भी साइज, जैसे साइज लंग साइज, उसी तरीके से चेस्ट की कैविटी साइज के अनुसार भी क्या कहते हैं ऑक्सीजन इनटेक डिटरमाइन होता है। तो इतने फैक्टर, 5 फैक्टर हैं कि जो ऑक्सीजन इनटेक को, और इतने 5 फैक्टर में ही के कारण डिफरेंस भी है, चाहे लंग साइज कर दें, चाहे साइज ऑफ चेस्ट कैविटी की बात करें, वाइटल कैपेसिटी की बात करें, हर व्यक्ति की एक सी नहीं है और एक ही स्पोर्ट्स में भी अलग अलग है। ठीक है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, अब जो ऑक्सीजन हमने इनटेक कर ली है, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लंग्स टू द वर्किंग मसल, वही ऑक्सीजन सप्लाई कंटिन्यूस फ्लो होना चाहिए ना, कहाँ, उस जो मसल से इन्वॉल्व हो रही है एक्टिविटी में। तो ऑक्सीजन हमने एनवायरनमेंट से इनटेक कर ली, और इनटेक कैसे और कितना कर सकते हैं उसके कुछ फैक्टर्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए। अब जो इनटेक ऑक्सीजन है वो कहाँ, वो सप्लाई ट्रांसपोर्टेड होनी है बॉडी में वर्किंग मसल्स की ओर, उसके भी फैक्टर हैं कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच द ब्लड हैज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द लंग्स, लंग्स में जो हमने इनटेक की है जो ऑक्सीजन है, तो वो कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में सप्लाई हुई है ऑक्सीजन के थ्रू। ठीक है। और द कार्डियो सर्कुलेटरी सिस्टम टू कैरी दिस क्विकली टू द मसल्स फॉर कंजप्शन, और जो कार्डियो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो इस इनटेक की गई ऑक्सीजन को और लंग्स के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होना है उसको कितनी जल्दी मसल्स को कंजप्शन के लिए उपलब्ध करा पा रहे हैं। ठीक है। और जितनी जल्दी उपलब्ध करा पा रहे हैं उतना अच्छा आपका कार्डियो सर्कुलेटरी सिस्टम कंडीशनड है। ठीक है। कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एक इलीट और इंटरनोविस के लिए जो लंग्स से ब्लड में एब्जॉर्ब हो रही है वो भी तो अमाउंट कम ज्यादा होगा ना। यही तो डिफरेंस हो रहा है, यही डिफरेंस इनटेक, जब इनटेक में डिफरेंस हो रहा है तो क्या कहते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में भी डिफरेंस हो रहा है। फैक्टर हमने आपको बताया कि ब्लड में लंग्स से कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है और फिर वर्किंग मसल्स को कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, तो ये भी डिफर करता है। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन अपटेक, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन बाय द मसल सेल्स फ्रॉम द ब्लड, ब्लड में जो ऑक्सीजन आई है लंग के थ्रू वो कितनी मसल्स ले पा रहे हैं, अपटेक। ठीक है। स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो, अब इस पे क्या, इसके क्या क्या फैक्टर है कि कितना स्पीड से जो रक्त का परिसंचरण हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है वर्किंग मसल, तो जितनी स्पीड से फ्लो होगा उतनी ही जल्दी ऑक्सीजन वर्किंग मसल तक सप्लाई हो पाएगी। ठीक है। तो स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो किस माध्यम से वर्किंग मसल को ऑक्सीजन मिलेगी, ब्लड के माध्यम से, और ब्लड लंग्स के माध्यम से जो ऑक्सीजन ले रहा है वो वर्किंग मसल तक कितनी जल्दी पहुंचा पा रहा है, इस पर डिटरमाइन करेगा अपटेक। दूसरा, टेम्परेचर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ठीक है। अब जो CO2 और ऑक्सीजन के बीच की पार्शियल प्रेशर है इस पर भी, और टेम्परेचर तापमान पर भी इसका इफेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इन मसल सेल्स, ये भी CO2 की जो बात करी है तो सिर्फ एक ही गैस थोड़ी है, दूसरी गैस भी तो इन्वॉल्व हो रही है उसमें, तो वो मसल सेल्स में कितने अमाउंट में है, ज्यादा है तो उधर कैपेसिटी पर फर्क पड़ जाएगा। नेक्स्ट है कि एनर्जी रिजर्व, एनर्जी बॉडी जो सप्लाई कर रही है इस दौरान वो अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, मसल्स में या लीवर में। इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, मसल्स से जो प्रोवाइड होती है, और वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है और ज्यादा उसमें रिजर्व नहीं होता। ठीक है। तो एक मसल्स के थ्रू और एक लीवर में जो ग्लाइकोलाइसिस की जो सारी प्रक्रिया है, तो ये पूरा एरोबिक कैपेसिटी का आपको बताया, जिसमें पहला फैक्टर था कि ऑक्सीजन इनटेक, दूसरा है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, तीसरा है कि ऑक्सीजन अपटेक, और चौथा है एनर्जी रिजर्व। ठीक है। तो इनटेक के भी 5 फैक्टर हैं, और क्या कहते ट्रांसपोर्टेशन के भी 3 फैक्टर हैं, अपटेक के भी 2-3 फैक्टर हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक फैक्टर के अंदर कितने सब फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो वेरिएशन कितना ज्यादा है पॉसिबल। ठीक है।
तो एरोबिक कैपेसिटी इसलिए भी तो डिफर होगी क्योंकि उसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैक्टर्स में कितना वेरिएशन इन्वॉल्व है। तो ये आपको समझ में आएगी, ये ऑक्सीजन विद ऑक्सीजन की बात है एरोबिक, ठीक है। और उसमें अगर लगातार सप्लाई हमें ऑक्सीजन की चाहिए है तो कैसे हम कि जब जितना ज़्यादा इनटेक ले पाएंगे तो उतने ज़्यादा तो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। और जितना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो होगी उतना ही तो वर्किंग मसल उसको अपटेक ले पाएंगे, और जितना ज़्यादा ये अपटेक होगा उतना ही तो डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ मूवमेंट और स्पीड होगी अंडर कंडीशन ऑफ फटीग, ठीक है। तो जो ओरिजिनल हमने डेफिनेशन था कि इट इज द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू डू डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ स्पोर्ट्स मूवमेंट एंड इंटेंसिटी हाई और लो अंडर कंडीशन ऑफ फटीग। तो ये इसी अवस्था में है ना। तो जितनी जल्दी अगर अपटेक ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन इनटेक उस अमाउंट में नहीं हो रही, तो उस अमाउंट में ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही, उस अमाउंट में अपटेक नहीं हो रही, तो निश्चित रूप से है कि वो फैटिग जल्दी आएगी और फैटिग देर आएगी। तो जो व्यक्ति अंडर कंडीशन ऑफ फैटिग में कौन रजिस्ट कर पाएगा, जो इन सारे फैक्टर को डिले मतलब लंबे समय तक प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कर पाएगा। इसलिए तो क्यों कोई जल्दी एथलीट एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे फैक्टर यहाँ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एनर्जी की है वो उतनी रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं हो रही, तो वो एग्जॉस्शन होने लगता है। और क्यों कुछ एथलीट्स जो टॉप लेवल के वो कंटिन्यू कर पाते हैं, क्योंकि वो उस फटीग को काउंटर कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उतना ही उनका ये जो सिस्टम है वो इतना साउंड है रिक्वायर्ड एक्टिविटी के अनुसार। तो ये एरोबिक की बात थी जो 11 to 30 मिनट्स की है, 30 to 60 मिनट्स है, और अबव 90 मिनट्स की जो ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी है उसमें ये सारा एरोबिक कैपेसिटी का ये मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, ठीक। नेक्स्ट है एनारोबिक कैपेसिटी। एनारोबिक मीन्स विदाउट ऑक्सीजन। विदाउट का तात्पर्य बिल्कुल विदाउट नहीं है, पर जितना रिक्वायर्ड है उससे बहुत कम लो है, ठीक है। तो एंड इट इज द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब बहुत ही लो, 10 सेकंड्स के अंदर पूरी एक्टिविटी एंड हो रही है। तो 10 सेकंड्स के अंदर क्या पूरा ऑक्सीजन इनटेक, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और ऑक्सीजन अपटेक और एनर्जी रिजर्व से एनर्जी सप्लाई सब 10 सेकंड्स के अंदर पॉसिबल है। कितने मैक्सिमम इंटेंस नहीं हो सकता ना, इसलिए इसको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहा जा रहा है एनारोबिक। अब इसमें एनर्जी प्रोडक्शन भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। एनर्जी प्रोडक्शन फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन कैन टेक प्लेस इन 2 वे, 2 प्रकार से। पहला ब्रेक डाउन ऑफ फॉस्फोजीन जिसमें आता है एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और सीपी क्रिएटिन फॉस्फेट, ठीक है, और फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस ऑफ मसल ग्लाइकोजन। तो जो पहला है इसमें इलेक्ट्रिक एसिड। अब इसमें कैसे होगा कि स्प्लिटिंग ऑफ एटीपी एंड सीपी। मसल्स में जो एनर्जी लिबरेशन होगी उसमें जो भी फॉस्फोजीन स्टोर्स है एटीपी और सीपी के माध्यम से वो लिमिटेड अमाउंट में होता है। तो वो लिमिटेड अमाउंट में जब हो रहा है तो वो इस तरीके एनारोबिक एक्टिविटी में जितना उसके पास रिजर्व है वहां से एनर्जी सप्लाई उसको हो गई, ठीक है, क्योंकि एनर्जी सप्लाई वहां से ज्यादा देर तक हो भी नहीं सकती क्योंकि एनारोबिक है। और यही कारण है कि इट डज नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मेशन है इसलिए इसमें नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा है बाय ग्लाइकोलाइसिस ऑफ मसल ग्लाइकोजन। जब कार्बोहाइड्रेट का के माध्यम से एनर्जी का मसल ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया चालू होती है तो वो लैक्टिक एसिड मैकेनिज्म है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट के थ्रू ग्लाइकोलाइसिस मसल ग्लाइकोलाइजन है उसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और ये रिजर्व सीपी एटीपी से फॉस्फोजीन से ज्यादा है और वहां पर कम रिजर्व है और वहां पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं, ठीक। इसमें लिखा है लिमिटेड स्टोर।
अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो हमने आपके बताया स्टोर्स इन द मसल इज लिमिटेड एंड कैन सप्लाई ऑक्सीजन फॉर हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी लास्टिंग फॉर 8 to 10 सेकेंड। मतलब जो फॉस्फोजिन स्टोर्स होता है मसल में एटीपी और सीपी के माध्यम से, जो इसको कह रहे हैं वो बहुत ही लिमिटेड है। जो हमने पहले आपको भी बताया कि लिमिटेड क्या है कि वो सिर्फ 8 से 10 सेकंड तक ही एनर्जी मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस की जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, और तो 8 से 10 सेकंड की एक्टिविटी के लिए ही अपनी पूरा एनर्जी सोर्स प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो आपने देखा कि स्प्रिंट स्टार्ट राइट फ्रॉम बिगिनिंग 1 to 10 seconds ends all the activity to supply from phosphogen stores or does not lead to the formation of lactic acid. So or activity is over 10 seconds activity आगे तो हमें कुछ कंटिन्यू करना नहीं। तो आप देख रहे हैं 0 से 10 सेकंड्स के अंदर ही सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। तो इसमें जो एनर्जी कहाँ से हमें मिली है, मसल्स में जो फॉस्फोजिन स्टोर्स है एटीपी और सीपी, और जो वो स्टोर्स है वो 8 से 10 सेकंड तक की एक्टिविटी के लिए ही एनर्जी सोर्स प्रोवाइड कर सकता है जो उसके पास रिजर्व। नेक्स्ट, लैक्टिक एसिड मैकेनिज्म सपोर्ट्स कंटिन्यूएशन ऑफ हाई स्पीड एक्टिविटी। तो जो दूसरा है लैक्टिक एसिड मैकेनिज्म, वो लंबे समय तक एक्टिविटी करने के समय एनर्जी को सप्लाई करता है, जैसे हमने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट के थ्रू और ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। ठीक है, तो फिर वो आप कितना कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, एक वर्ड आता है कार्बो लोडिंग। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग कहा जाता है, सुना क्यों? वो इंडोरेंस टाइप ऑफ एक्टिविटी के पहले लोड मतलब न्यूट्रिशन डिमांड्स में उसकी पूर्ति के लिए एक्टिविटी के समय वो एथलीट वो कार्बो लोडिंग करते, मतलब कार्बोहाइड्रेट डोमिनेंट फूड्स लिक्विड को कंजप्शन करते हैं, ताकि वो जो कंटिन्यूस एक्टिविटी करनी है हाई स्पीड की लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, तो एनर्जी का सप्लाई फ्लो बना रहे, इसलिए वो कार्बो लोडिंग कहते हैं। ठीक है, और एनोरोबिक कैपेसिटी भी डिपेंड्स अपॉन अलग अलग फैक्टर्स पे है। जैसे एरोबिक कैपेसिटी है कि कितना फॉस्फोजिन स्टोर उपलब्ध है किसमें, मसल्स, ये भी डिपेंड करेगा इलीट और नोविस में के अनुसार चेंज हो जाएगा। जितना एक इलीट एथलीट के मसल सप्लाई कर पाएंगे फॉस्फोजिन स्टोर, तो वो बिगनर्स में नहीं होगा। दूसरा बफर कैपेसिटी, जो एल्कलाई रिजर्व जो बाइकार्बोनेट है बॉडी में, वो कितना लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे अब हमने बताया 0 से 10 सेकंड 8 से 10 सेकंड की एक्टिविटी में वहाँ लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन नहीं हो रहा। एनर्जी सप्लाई हमें एटीपी सीपी के माध्यम से फॉस्फोजिन स्टोर्स के माध्यम से हो गई, और जहाँ का ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोजन का एनर्जी सप्लाई हो रहा है, वहाँ पर क्या होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा। और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन को काउंटर करने की, मतलब ज्यादा होगा तो वही तो फैटिक के लिए जिम्मेदार है वो लैक्टिक एसिड, उस लैक्टिक एसिड को न्यूट्रलाइज या काउंटर करने के लिए अमाउंट बॉडी में जो बाइकार्बोनेट है उसका यूज ऐसे करना कि उस लैक्टिक एसिड को न्यूट्रलाइज किया जा सके। ठीक है, तो जितना न्यूट्रलाइज और डिले होगा उतना हम एक्टिविटी में सस्टेन कर पाएंगे। जो एग्जॉक्शन की बात करी है ना, वहां के कहने का मतलब ये बफर कैपेसिटी जब कम होने लगेगी या कम है ये कैपेसिटी, तो वो बॉडी न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रही है लैक्टिक एसिड। ठीक है, जो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तीसरा लैक्टिक एसिड टॉलरेशन, जितना भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ब्लड और मसल्स में है, वो व्यक्ति की कितनी क्षमता है कि उसको टॉलरेट कर पा रहा है। ठीक है, और ये टॉलरेशन तभी होगा जब ऊपर बफर कैपेसिटी और फॉस्फोजिन स्टोर्स की है। और चौथा एरोबिक कैपेसिटी, एनोरोबिक कैपेसिटी में चौथा फैक्टर एरोबिक कैपेसिटी भी है। तो एरोबिक कैपेसिटी में जितनी ज़्यादा पूरे फैक्टर हैं वो भी यहाँ इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो एनोरोबिक जो सिस्टम है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एरोबिक कैपेसिटी भी एक फैक्टर है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, बताया
जो हमने कि कैसे मसल सेल एनर्जी सिस्टम में एक पूरा टेबल में समराइज है। आप देखें कि अगर ड्यूरेशन 1 to 10 सेकेंड है तो कौन सा एनारोबिक मसल्स एटीपी सोर्स, वही फॉस्फोजीन स्टोर मसल्स में एटीपी, ठीक है। 2 से 10 सेकेंड है एनारोबिक एटीपी एंड सीपी, ठीक है, दोनों आ गए। 10 से 45 सेकेंड में एनारोबिक है एटीपी सीपी प्लस ग्लाइकोजन, ठीक है। मतलब एटीपी और सीपी 10 सेकेंड तक तो कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, पर 10 सेकेंड से अब बचा जो 35 सेकेंड के लिए एनर्जी डिमांड है वो कहाँ से गई, ग्लाइकोजन, ठीक है। और ऊपर आपने देखा कि मसल से एटीपी सिर्फ 1 से 2 सेकेंड, मतलब फिर बाद के 2 से 10 सेकेंड 8 सेकेंड के लिए सीपी इन्वॉल्व हो गया। इधर 10 के बाद 45 सब देख रहे हैं ग्लाइकोजन या कार्बोहाइड्रेट की जो ग्लाइकोलाइसिस की बात है वो प्रक्रिया आ गई। फिर 45 से 120 सेकेंड्स में एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक, ये देखिए क्लासिफिकेशन भी चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोजन और ग्लूकोज का डोमिनेशन प्रीडोमिनेंट हो गया, वहां पर अब ये ऊपर वाली बात नहीं रही। 120 से 140 सेकेंड में अब एरोबिक प्लस एनारोबिक, ठीक है, यानी ग्लाइकोजन ग्लूकोज प्लस लैक्टिक एसिड की जो इन्वॉल्वमेंट है ना, कि अब लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होने लगा है, ठीक है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि न्यूट्रलाइज करने की बफर कैपेसिटी होनी चाहिए, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस कैपेसिटी होनी चाहिए। तो मतलब किस एक्टिविटी में 120 से 140 सेकेंड की एक्टिविटी में आप देखिए कि लैक्टेट अब बनने लगा है, ठीक है। और फिर 140 से ऊपर टोटली एरोबिक और ग्लाइकोजन ग्लूकोज प्लस अब फैटी एसिड से भी हमें उस बीटा ऑक्सीडेशन और वो सब प्रक्रिया इन्वॉल्व होने लगेगी, ठीक है। तो सारा कुछ अब इवेंट वाइज भी इसको देख लें। अब आप अभी तो हमने एनर्जी सोर्स वाइज देखा था, इवेंट वाइज आप देखें कि 100 मीटर इलेक्ट्रिक एसिड सिस्टम आपको जो समझाया था, ठीक है, 70% इन्वॉल्व, 22% लैक्टिक, एरोबिक 8%। ऐसा नहीं है कि लैक्टिक वहां पर नहीं सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होगा या लैक्टिक, और जो फॉर्मेशन जो जितना है उतना नहीं। देखिए डोमिनेंट क्या है, 70% इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो फिर 200 में आप देखिए 40 to 45 15 वहां एरोबिक की बढ़ रही है, यहाँ देखिए लैक्टिक एसिड लगभग बराबर 40 to 45 आ गया, जैसे 200 हुआ। 400 में आप देखें इलेक्ट्रिक केवल 10%, 60% अब लैक्टिक एसिड और 30% में आपका एरोबिक कैपेसिटी आने लगी, ठीक है। 800 मीटर में अब इलेक्ट्रिक केवल 5% एनर्जी सिस्टम में कंट्रीब्यूट हो रहा है, और जो एरोबिक का इन्वॉल्वमेंट है वो 55% पे आ गया, और बीच में 40% लैक्टिक, ठीक है। 1500 मीटर में 2% मात्र इलेक्ट्रिक है, पूरा डोमिनेंट आप देखें एरोबिक कैपेसिटी और एरोबिक उससे 75%। 3000 मीटर में देखिए 1% से भी बिलो पर रहा है, और 88%, 5000 मीटर 93, 10,000 मीटर 97, मैराथन में 99 एरोबिक, ठीक है। तो जो मैराथन रनर है वहाँ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ऑक्सीजन की आवश्यकता है और कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी सप्लाई की आवश्यकता है, तो 99% कहाँ से होगा, एरोबिक, ठीक है। तो अब जैसे इवेंट चेंज हो रहा वैसे ही सिस्टम में एनर्जी की सोर्सेस भी कंट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट था जो ट्रेनिंग मेथड जो अब हम बताने वाले हैं उसके पहले जानना जरूरी कि कहाँ से एनर्जी सिस्टम से कौन सा डोमिनेंस होगा, कब किस इवेंट में कौन से एनर्जी सिस्टम से कितने % ऑफ एनर्जी सप्लाई होगी, एटीपी सीपी क्या होगा, बफर कैपेसिटी क्या है, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है, और जो रिजर्व एनर्जी स्टोर है वो कहाँ पर है। 2 प्रकार की मेथड की बात कर रहे हैं, और भी मेथड हैं, पर इस लेक्चर में केवल 2, एक मेथड बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस प्रिंसिपल और मेथड बेस्ड ऑन इंटरवल प्रिंसिपल। तो ड्यूरेशन ऑफ लोड मेथड के अंतर्गत इंडोरेंस में
कंटिन्यूस मेथड है और उसके 3 वेरिएशन है, स्लो कंटिन्यूस, फास्ट कंटिन्यूस और वेरिएड पेस कंटिन्यूस। ठीक है, अल्टरनेटिंग मेथड की और एक फार्टलेक ट्रेनिंग है। इसी में ड्यूरेशन ऑफ लोड, जो आज का टॉपिक है कंटिन्यूस, फार्टलेक और इंटरवल, उसमें ड्यूरेशन ऑफ लोड मेथड्स के अंतर्गत पहला एक कंटिन्यूस और दूसरा फार्टलेक जो सिलेबस में है। अब कंटिन्यूस मेथड की बात करें तो ये जो मेथड है लोड मेथड के अंतर्गत आती है और इसमें मीडियम टू सब मीडियम इंटेंसिटी ऑफ लोड की आवश्यकता है। और कंटिन्यूस मेथड में कंटिन्यूस लोड लंबे समय के लिए, दूसरा इसमें है कि इंटेंसिटी ऑफ रनिंग लो होगी लंबे समय के लिए अगर आप जा रहे हैं तो, क्योंकि जो इंटेंसिटी 100 मीटर की है वो इंटेंसिटी 800 मीटर की नहीं होती है, जो 800 की होती है वो मैराथन की नहीं रहती। ठीक है, और इसके 3 वेरिएशन है स्लो कंटिन्यूस मेथड। तो जो इंटेंसिटी स्लो में है उसमें हार्ट रेट की बात है इसमें, कि इसमें ऐसा ट्रेनिंग लोड इंटेंसिटी और ट्रेनिंग लोड ऐसी होगी जिसमें हार्ट रेट इंक्रीज होके बिटवीन 140 से 160 बीट्स पर मिनट पर रहे। ठीक है, तो इसको कहेंगे स्लो कंटिन्यूस इंटेंसिटी ऑफ लोड। ठीक है, दूसरा वॉल्यूम ऑफ लोड क्या होगा, ड्यूरेशन शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट, मतलब 30 मिनट की एक्टिविटी होगी, वॉल्यूम जो होगा, और ये कितना ज्यादा हो सकता है, अप टू 120 मिनट, 2 घंटे तक स्लो कंटिन्यूस हो सकता है। पर ये ड्यूरेशन ट्रेंड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है जो 2 घंटे का है। मतलब अगर आप बिगिनर शुरुआत कर रहे हैं तो 30 मिनट सफिशिएंट है। और इंटेंसिटी आपको ऐसी रखनी है कि जिसमें हार्ट बीट है जो 140 से 160 पर मिनट तक ही रहे। ठीक है, तो इंटेंसिटी लो टू सब मैक्सिमम ऐसे होगी। फास्ट कंटिन्यूस में जैसे नाम से ही उसमें स्लो था, इसमें फास्ट है और कंटिन्यूस है कि लगातार करनी है। तो इसमें जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो गई 160 से 180 बीट्स पर मिनट पर आ गई। वहाँ 140 से 160 है, मतलब लगभग 20 बीट पर मिनट का इंक्रीज है, इसलिए फास्ट है। वॉल्यूम ऑफ लोड घट जाएगा, वहाँ 30 मिनट था, ये 20 मिनट है। ठीक है, तो हमने बताया था ना इनवर्स रिलेशनशिप है इंटेंसिटी लोड और वॉल्यूम ऑफ लोड में। वहाँ इंटेंसिटी कम हो रही तो ड्यूरेशन बढ़ गया, या इंटेंसिटी ज़्यादा कर दी, मतलब हार्ट बीट अब 160 से 180 आ गई, तो वॉल्यूम है जो 30 मिनट से घट के 20 मिनट पर आ गया। ठीक है, तो ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है। एडवांटेज क्या है, इफेक्टिव फॉर एनहांसिंग VO2 मैक्स, जो आपको बताया था VO2 मैक्स की मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन 1 मिनट। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटी है वो इसमें इनहांस होती है इस कंटिन्यूस मेथड से। ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन एबिलिटी ऑफ द मसल को जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है वो एक्सट्रैक्शन अपटेक जो एबिलिटी है वो बढ़ती है, किससे, इस कंटिन्यूस मेथड्स। ठीक है, इंक्रीज नंबर एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है ना, तो जो पावर हाउस ऑफ सेल है उसकी नंबर भी इंक्रीज हो रहे हैं और साइज भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो तभी तो सप्लाई पावर मिलेगा ना, कि जब जो पावर हाउस जितने उसके सेल्स ज्यादा होंगे उतने ही तो हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी मिल पाएगा। तो क्वालिटी ऑफ एंजाइम्स, और इसमें क्या कहते हैं, इस एनर्जी लिबरेशन प्रोसेस में बहुत सारे एंजाइम्स की भी एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, तो वो डायरेक्टली अगर एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते तो कैटालिस्ट उत्प्रेरक का काम करते हैं। ऐसे एंजाइम हैं जो डायरेक्टली किसी एक्टिविटी की दर को घटाते और बढ़ाते नहीं है, पर उनकी उपस्थिति उस एक्टिविटी को या तो घटाएगी बढ़ाएगी। ठीक है, यानी उत्प्रेरक का काम करते हैं, तो वो भी उनकी भी क्वालिटी इम्प्रूव होती है। इसका एक और वेरिएबल पेस मेथड है। इसमें जो पेस है रनिंग का वो हमें चेंज करना है, लो हाई करना, वेरिएशन उसमें लाना है।
इंटेंसिटी आप देख रहे हैं कि 140 से 180 बीट्स पर मिनट रखनी, मतलब 140 से 160 पर भी वो एक्टिविटी करनी और 160 से 180 तक भी ले जाना है, ठीक है, हमें वेरिएशन करना, फिर 180 से फिर 160 और 140 पर, ठीक है। तो इसमें इस तरीके की इंटेंसिटी में वेरिएशन होगा। वहाँ कंटिन्यूस स्लो में था तो 140 से 160, फास्ट में था तो 160 से 180, वेरिएबल में दोनों, स्लो और फास्ट दोनों। और वॉल्यूम ऑफ लोड भी इसमें कैसे, आप अगर पहले फास्ट कर रहे हैं तो 15 मिनट फास्ट हो गई तो 45 मिनट स्लो हो गया, पहले स्लो कर रहे हैं तो अल्टरनेट होगा, ठीक है, दोनों ही। और ये जो मेथड है ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही कैपेसिटी इंप्रूव करने के लिए यूजफुल है, वेरिएबल बेस्ड मेथड। क्यों? क्योंकि हम दोनों ही स्लो और फास्ट दोनों ही का तो इस्तेमाल कर रहे हैं। अकॉर्डिंग बीट्स पर मिनट भी वेरी हो रही है और वॉल्यूम भी वेरी हो रहा है, ठीक है। इसके कुछ इफेक्ट हैं कंटिन्यूस मेथड। तो ये कंटिन्यूस मेथड को आपने देखा कि कंटिन्यूस मेथड के क्या है, कैसे एनर्जी सोर्स सप्लाई होगा, और इसके बाद इसके वेरिएशन क्या है, स्लो और फास्ट और वेरिएबल, ठीक है। और अलग अलग अब इसके इफेक्ट भी हैं। कि पूरी कंटिन्यूस मेथड की बात करें तो एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, ट्रेनिंग इफेक्ट है और साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इंड्योरेंस टाइप ऑफ एक्टिविटी में वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है उसका, ठीक है। पहला क्या है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये नेचुरली और ऑब्वियस बात है कि आपकी जो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी कंटिन्यूस मेथड में, क्योंकि आप स्लो भी कर रहे हैं, फास्ट भी कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट इससे क्या हो रहा है, एरोबिक और एनारोबिक दोनों हो रहा है। तो जो आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम इसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होनी। डेवलपमेंट ऑफ एरोबिक कैपेसिटी, डेवलपमेंट ऑफ एनारोबिक कैपेसिटी, इंक्रीज्ड VO2 मैक्स, इंक्रीज मसल ग्लाइकोजन कैपिलराइजेशन, ठीक है। ये सब आपका इंप्रूवमेंट होगा इससे कंटिन्यूस मेथड से। ट्रेनिंग क्या क्या इफेक्ट है, इससे क्या डेवलप करेंगे आप, किसके लिए, बेसिक इंड्योरेंस डेवलप करना है किसी गेम के लिए, जो बेसिक इंड्योरेंस है वो कंटिन्यूस मेथड के माध्यम से आप कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इंड्योरेंस, है ना, बात की गई थी ना कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ इंड्योरेंस, ठीक है। तो ये डेवलप इससे होगा, इसमें इंड्योरेंस इन्वॉल्व है, स्ट्रेंथ का भी फैक्टर है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो हम बात कर रहे थे, इंप्रूवमेंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड विल पावर, यानी कि आपकी किसी चीज को जो डिटरमाइन है कि हमें ऐसा करना ही है, ये एक्टिविटी हम करेंगे, हम ये ड्यूरेशन 60 मिनट का अगर हमें एक्टिविटी कंटिन्यूस करनी है तो वो विल पावर इंक्रीज होता है, वो विल पावर डेवलप होता है कि 60 मिनट तक हमें ये कंटिन्यूस एक्टिविटी करनी है। आपने देखा हो कि जब एग्जॉशन होता है तो लोग बीच में छोड़ देते हैं। तो ये जो विल पावर और साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी इस पे आता है कि डिटर्मिनेशन, ये है ना, डिटरमाइन है कि इसकी कमिटमेंट है कि अब हम ये करना ही है एनी हाउ, ठीक। दूसरा, एनहांसमेंट ऑफ टॉलरेंस एबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेन एंड डिस्कम्फर्ट। एक्टिविटी करने के दौरान जो भी हमें पेन और डिस्कम्फर्ट, अनइजीनेस महसूस हो रहा है, उसके बावजूद भी हम वो सहनशील क्षमता, हमारी टॉलरेंस एबिलिटी बढ़ रही, इंक्रीज हो रही, कि उस पेन और उस अनइजीनेस, डिस्कम्फर्ट में भी हम एक्टिविटी को सस्टेन करें। तो ये इफेक्ट हुए। तो ड्यूरेशन ऑफ लोड मेथड में अगला है फार्टलेग। फार्टलेग क्या है, एक स्वीडन का टर्म है, ठीक है। स्पीड ऑफ प्ले का अर्थ है, यानी कि प्ले अराउंड स्पीड, या स्पीड के साथ खेलना। खेलना कैसे कि कभी स्पीड्स को बढ़ा देना, कभी कम कर देना, कभी वॉकिंग कर लेना, तो कभी फास्ट उस पे चले जाना, कभी जॉगिंग भी हो रहा है, ठीक है। तो ये इसके क्या कर रहे हैं, स्पीड के साथ प्ले कर रहे हैं ना, प्ले अराउंड स्पीड, इसको स्पीड प्ले कहा गया है। और अल्टरनेटिव है कंटिन्यूअस रनिंग मेथड का, ठीक है। कंटिन्यूअस रनिंग में भी आपने वेरिएशन देख लिए थे, पर उसका भी अल्टरनेटिव है एक फार्टलेग मेथड। मिक्सचर ऑफ स्लो एंड फास्टर फेज, आप देख रहे हैं इसमें क्या है, स्लो, एक ऐसा फेज भी है जो स्लो है
और एक ऐसा फेस है जो फास्ट है। मतलब दो ऐसे चरण हैं जो धीमे भी हैं और तेज भी हैं। और ये कैसे इसको डिटरमाइन होता है, ईच जो डिस्टेंस है वो नेचुरल टेरेन में हमें करना, किसी पहाड़ी पर, किसी हिल पर, ऐसी जगह पर, ठीक है। इंडिविजुअल अप्रोच ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन, द चेंज ऑफ इंटेंसिटी डिपेंड अपॉन द सरफेस ऑफ रनिंग। जैसी सर्फेस है उसके अनुसार इंटेंसिटी हम चेंज कर सकते हैं। सराउंडिंग कैसी है, कंडीशनिंग कितनी है स्पोर्ट्स पर्सन की, किस कंडीशन फिटनेस लेवल पे है, क्लाइमेट और अपनी पसंद, आखिरी जो कहा ना कि लाइक, अपनी लाइक के अनुसार। जो टेरेन है जो सिलेक्ट करना है वो कैसी सरफेस है, उसके अलग अलग सरफेस के अलग अलग होंगे। अब रनिंग थ्रू द वुड्स, ये इस पे भी कर सकते हैं। रनिंग बाय द रिवर, ठीक है, रनिंग सी साइड, रनिंग अप एंड डाउन हिल, तो ये नेचुरल टेरेन है जहां पर हम रनिंग कर सकते। जो टेरेन की बात हुई है वो ये नेचुरलनेस की बात है। और इसका एक उदाहरण है, इसको इस तरीके से भी है और इसका एक पूरा ये डायग्राम भी है, ये ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये आप देखें, ये स्टार्ट किया जॉगिंग, एक पॉइंट के बाद जो डैश है वो पॉइंट है जॉगिंग का। आप जहाँ जॉगिंग किया उसके बाद फिर आप रनिंग, आपने मतलब स्लो कंटिन्यूस रनिंग, जॉगिंग के बाद थोड़ा स्पीड और बढ़ा दी, ठीक है। तो जो हार्ट बीट से थी वो अब इंक्रीजमेंट पे आई। फिर रनिंग भी एक सर्टेन डिस्टेंस तक करने के बाद आप वो स्लो और फास्ट कंटिन्यूस अपने अनुसार है, ठीक है, वही अपनी पसंद है। या आप यहाँ जॉगिंग कर लें, ब्रिस्क वॉकिंग भी कर लें, या अपनी पसंद के अनुसार। एक मॉडल बताया गया है, इस मॉडल पे अगर ध्यान दें तो जॉगिंग की, रनिंग की और अगले स्टेप पर हम स्प्रिंट कर दिए, ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी पर आ गए। और मैक्सिमम इंटेंसिटी बहुत देर तक मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो फिर अगले पर हम वॉक करने लगे, उसको काउंटर करने के लिए, अपने आप को अगली एक्टिविटी के तैयार करने के लिए। फिर हमने कुछ एक्सरसाइज कर ली, ठीक है, जंपिंग जैक्स कर लिए, हाइनिंग कर लिए, कुछ एक्सरसाइज कर ली वॉकिंग के बाद। फिर पुशअप और इस तरीके की भी एक्सरसाइज कर ली, कुछ स्ट्रेंथ से रिलेटेड स्क्वाट्स कर लिए, पुशअप कर लिए, सिटअप कर लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर रॉक जंप कर लिए, फिर हॉपिंग करने लगे, थोड़ा प्लायोमेट्रिक साइड भी इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है। फिर हमने अब इतना सब एक्टिविटी यहाँ चेंजमेंट की, ये सब इसलिए किया है क्योंकि वहां पर हमने स्प्रिंट की थी मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है। तो उसको हाँ इक्वलाइज, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम दूसरी कंटिन्यूस कर रहे हैं एक्टिविटी, पर हम चेंज कर रहे हैं ना। तो अब जब हम इतना सब कर ली तो फिर हम स्लो रनिंग पर आ गए, ठीक है। फिर स्लो रनिंग की, फिर एक स्टेप पर फास्ट रनिंग कर ली, अब स्लो भी हो गई, फास्ट। फिर आप उसको न्यूट्रलाइज करना तो वॉकिंग करने लगे। आखिरी में जिस पेस से हमने स्टार्ट किया था उसी पेस से या उससे ज्यादा पेस से फिनिश कर ले, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके का हो सकता है, हिल पर भी हो सकता है, रिवर साइड पर भी हो सकता है, जैसा नेचुरल टेरेन अवेलेबल हो और जैसी सरफेस अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये ज्यादा एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे करना है। अब नेक्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं, इंटरवल। तो अभी तक हमने ड्यूरेशन ऑफ लोड मेथड, उसमें इंटरवल नहीं था, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ लोड मेथड में बहुत सारे मेथड्स थे, उसमें से हमने पिक करके जो आपके सिलेबस में है वो कंटिन्यूस है और फार्टलेक है। तो कंटिन्यूस को हमने देख लिया कि उसके वेरिएशन है स्लो, फास्ट और वेरिएबल, ठीक है। और नेक्स्ट हमने फार्टलेक को भी देख लिया कि फार्टलेक में कैसे फेजेस ऑफ स्पीड, लो एंड हाई, ठीक है, प्ले अराउंड स्पीड। तो स्पीड के साथ कैसे खेल रहे हैं, देखिए आप, स्लो, फास्ट, रनिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, स्प्रिंटिंग, तो सारा कुछ गेम तो सब स्पीड से रिलेटेड हो रहा है ना, तो उसी के साथ हम इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, इसलिए इसको प्ले कह दिया है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो प्ले अराउंड स्पीड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है इंटरवल मेथड, जैसा कि स्ट्रेंथ के लिए मेथड बताई थी मोस्ट वर्सटाइल मेथड सर्किट ट्रेनिंग, वैसे इंडोरेंस के लिए मोस्ट वर्सटाइल मेथड इंटरवल मेथड है, ठीक है।
इसमें क्या कह रहा है कि इन्वॉल्व रिपीटेड एफर्ट्स, रिलेटिवली हायर फास्टर पेस, सेपरेटेड बाय मेजर्ड इंटरवल ऑफ इनकम्प्लीट रिकवरी। कहने का तात्पर्य है कि इसमें क्या है कि आपके एफर्ट जो है वो उनके रिपीटेशन हो रहे हैं लगातार, पेस फास्टर है थोड़ा, ठीक है, नॉर्मल से ना स्लो है और ना बहुत मैक्सिमम है, पर फास्टर, फास्टेस्ट नहीं है, बेटर एक हो ना, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, ठीक है, फास्टेस्ट मतलब जो आपकी क्षमता है उससे ऊपर नहीं है, ठीक है, तो फास्टेस्ट नहीं कह रहा, फास्टर की बात कर रहे हैं, इन कंपैरिजन टू फास्ट या स्लो, तो हम फास्ट थोड़ा इंक्रीजमेंट है, और सेपरेटेड बाय जो रिकवरी दे रहे हैं कंप्लीट नहीं दे रहे हैं, इनकम्प्लीट रिकवरी, ठीक है, इनकम्प्लीट रिकवरी के इंटरवल्स हैं। इंटेंसिटी ऑफ ईच बाउट ऑफ रनिंग, बाउट का क्यों कह रहा है, जैसे बाउट होती राउंड, आपने देखा बॉक्सिंग के 3 राउंड 2-2 मिनट के, जैसे कहते हैं बाउट, ठीक है, जो भिड़ंत है तो 2 मिनट के बाद दे दिया जाता है थोड़ा रेस्ट, पूरा कंप्लीट रिकवरी तो नहीं होती ना उसमें, रेस्ट में फिर से इन्वॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर भी बाउट रनिंग के बाउट हैं जो इन्वॉल्व होंगे, जिसमें हार्ट रेट है वो 170 से 180 बीट पर मिनट पर है, ठीक है, तो यानी 140 से 160 नहीं, जो स्लो कंटिन्यूस रनिंग में हार्ट बीट 140 से 160 है, और फास्टर में 180 है, और यहाँ का कह रहा है कि 160 है, 170 से 180, मतलब रिलेटिवली फास्टर देन फास्ट कंटिन्यूस मेथड, ठीक। और द बाउट ऑफ लोड आर रिपीटेड व्हेन द हार्ट रेट कम्स डाउन फ्रॉम द अबव वैल्यू टू अबाउट 120 बीट्स पर मिनट। जब 180 बीट्स पर मिनट पर हार्ट रेट पहुंच गई, तो जब इनकम्प्लीट रिकवरी जो दे रहा है, मतलब जब डाउन हो गए 120 पर मिनट पे आए, अगला ही बाउट फिर रनिंग की स्टार्ट करेंगे। The training load in the method is best maintained by repeatedly checking the heart rate। अब आप इसमें देख रहे हैं कि पूरा इन्वॉल्वमेंट किसका, हार्ट रेट का ही हो रहा है, 160 से 180 का यूज कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि जब ये घट के 120 पे आ जाए तो फिर हम अगली बाउट ऑफ रनिंग करेंगे। इस वाले पूरे फेजेस ऑफ रिकवरी में आप देख लें चार्ट में कि ये 70 नॉर्मल से स्टार्ट किया हार्ट बीट, मान लीजिए कहाँ तक लेगा, 170 से 180 मैक्सिमम यहाँ तक पहुँचना है, फिर यहाँ ये फेज ऑफ लोडिंग कर दिया आपने, फेज ऑफ लोडिंग, ठीक है, अब ये रेस्ट दिया, तो जैसा ही अब ये रेस्ट होते होते कम हो रहा है, यहाँ देखिए जहाँ 120 बीट्स पर मिनट वहां पर एरो है, मतलब दिस इज द चेक पॉइंट वेयर यू रिपीटेड अनदर बाउट ऑफ रनिंग, ठीक है, तो हम कंप्लीट रिकवरी 70 तक नहीं ले गए हैं, इसलिए इनकम्प्लीट रिकवरी है, ठीक है, और कहाँ चेक पॉइंट आपको क्या देखना है, हार्ट रेट 120 बीट पर मिनट अनदर बाउट ऑफ रनिंग, ठीक है, वेरिएशन, इसके वेरिएशन, ठीक है, अब वो आपने समझ लिया कि इंटरवल कैसे है, हार्ट रेट कैसे मेंटेन करना, फेस ऑफ लोडिंग कैसे है, 70 से नॉर्मल से 170 180 तक हम कैसे ले गए, फिर रेस्ट, जो रेस्ट इंटरवल कह रहे हैं वो इनकम्प्लीट रिकवरी क्यों है, क्योंकि हम पूरा नॉर्मलाइज नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल लेवल पर नहीं आ रहा है, एक बीच के फेज को हमने पॉइंट आउट किया है, एक बीच के फेज को, और उस फेज से फिर बाउट ऑफ रनिंग दोबारा स्टार्ट कर दी, ठीक। अब इसके वेरिएशन क्या है, शॉर्ट टाइम इंटरवल मेथड, मिडिल टाइम इंटरवल मेथड और लॉन्ग टाइम इंटरवल मेथड। ड्यूरेशन ऑफ लोड अगर 15 सेकंड से 2 मिनट है, ड्यूरेशन ऑफ लोड अगर 15 सेकंड, जो लोड ऑफ फेसिंग 15 सेकंड से 2 मिनट है, तो वो शॉर्ट टाइम इंटरवल है। अगर लोड ऑफ फेसिंग 2 मिनट से 8 मिनट के बीच है तो मिडिल टाइम इंटरवल है, और यदि लोड ऑफ फेसिंग 8 से 15 मिनट है तो लॉन्ग टाइम इंटरवल है, ठीक है। तो आप लोड ऑफ फेसिंग भी आप देख रहे हैं, उसके 3 वेरिएशन आप कर सकते हैं, ठीक, ड्यूरेशन के अनुसार, 15 सेकंड से 2 मिनट, 2 मिनट से 8 मिनट, 8 मिनट से 15 मिनट। अब इस 3 वेरिएशन को 2 कैटेगरी में भी डिवाइड किया जाता है।
पहली कैटेगरी होती इंटेंसिव इंटरवल मेथड। इसमें क्या होता है कि इंटेंसिटी 80 से 90% हाई इंटेंसिटी होती है, उसको कहीं इसके वेरिएशन उस वही रहेंगे। ये 3 वेरिएशन है इंटरवल के, ये चीज क्लियरली समझिए। 3 वेरिएशन है इंटरवल के, शॉर्ट टाइम, मिडिल टाइम, लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब ये शॉर्ट टाइम, मिडिल टाइम, लॉन्ग टाइम इंटेंसिव इंटरवल मेथड में भी वेरिएशन रहेंगे और एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड में भी वेरिएशन रहेंगे। डिफरेंस क्या है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में? इंटेंसिव इंटरवल मेथड में अगर हम ये वेरिएशन अप्लाई कर रहे हैं तो इंटेंसिटी हाई डोमिनेंस होगी 80 to 90%। तो जो भी आप वेरिएशन करें वो 80 to 90% इंटेंसिटी पर जाएगा फेज ऑफ लोडिंग अगर इंटेंसिव इंटरवल यूज कर रहे हैं, ठीक है। और एक्सटेंसिव इंटरवल कर रहे हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्टिमुलस ज्यादा डोमिनेंट होगा और इंटेंसिटी घट के 60 से 80 हो जाएगी। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का भी अंतर कैटेगरी समझना है कि वेरिएशन तीनों में, दोनों में तीनों है। इसको समझिए। इंटरवल मेथड है ऊपर, वेरिएशन क्या है? शॉर्ट टाइम, मिडिल टाइम, लॉन्ग टाइम। इंटेंसिव इंटरवल कैटेगरी क्या है? इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। आप अब इस इंटेंसिव को देखो तो ये शॉर्ट टाइम पर भी बता रहा है, ये मिडिल टाइम पर ही बता रहा है और ये लॉन्ग टाइम पर ही बता रहा है। वैसे ही आप एक्सटेंसिव को देखो तो वो लॉन्ग टाइम पर ही बता रहा, मिडिल को ही बता रहा और शॉर्ट टाइम को ही बता रहा। तो देख रहा है ना कि तीनों वेरिएशन दोनों कैटेगरी में इन्वॉल्व है। अंतर क्या है कि इंटेंसिव इंटरवल में अगर हम ये वेरिएशन यूज कर रहे हैं तो इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस 80 to 90% रखनी है। मतलब सीधा सीधा कहें तो 15 सेकंड से 2 मिनट तक अगर फेज ऑफ लोडिंग है तो इंटेंसिटी क्या रहेगी? 80 to 90%, ठीक है। और दूसरा 2 से 8 मिनट और उससे ऊपर वाला तो 8 से 15 मिनट 80 to 90% इंटेंसिटी कठिन होती है ना, तो इसको उसी अकॉर्डिंग यूज करना है, ठीक है। तो एक्सटेंसिव इंटरवल में आपकी जो इंटेंसिटी है वो घट जाएगी और वॉल्यूम ऑफ लोड बढ़ जाएगा, ठीक है। ज्यादा समय तक आप कर सकते हैं उसको, ठीक है। मतलब वो जो मिडिल टाइम और लॉन्ग टाइम ज्यादा इधर डोमिनेंट होगा। फैक्टर्स ऑफ इंटरवल मेथड, इस सारी चीज का इंटरवल आपको बताया कि इंटरवल मेथड क्यों वर्सेटाइल है। आप ये भी जान रहे हैं कि वेरिएशन क्या होते हैं इंटरवल के। आप ये भी जाने कि वो वेरिएशन 2 कैटेगरी में कैसे इन्वॉल्व होते हैं। ये भी जाने कि हार्ट बीट में कैसे डिफरेंस आ रहा है। और ये भी हमने समझा कि फेजेस ऑफ लोडिंग में इंटेंसिटी कैसे चेंजेस करनी है, ठीक है। अब इस इंटरवल मेथड के कुछ फैक्टर्स भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यही फैक्टर्स आपको रिसर्च पर्पस पर काम करना, ठीक है। कि आपको अगर इंटरवल मेथड यूज आपने करी है इफेक्ट देखने के लिए एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो आप कौन से फैक्टर उसमें चेक पॉइंट पर रखेंगे इंटरवल मेथड के? पहला इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, सबसे पहला इंटेंसिटी यानी कि स्पीड ऑफ वर्क, कैसे आप उसकी स्पीड क्या रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इंटेंसिटी वेट उठाने से नहीं है, यहाँ पर इंटेंसिटी स्पीड, कितनी इंटेंसिटी से आप दौड़ रहे हैं या रनिंग का इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा इंटरवल और डेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, इंटरवल ऑफ रिकवरी, जो इनकम्प्लीट रिकवरी दे रहे हैं उसका इंटरवल क्या होगा, वही बेस पर इंटरवल मेथड, ठीक है। तो कहा गया ना इनकम्प्लीट रिकवरी। तो ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस मतलब ड्यूरेशन ऑफ वर्क, कितने समय तक वो वर्क करना या कितने समय में वो वर्क कंप्लीट हो जाना, है ना। स्पीड ऑफ वर्क, ड्यूरेशन ऑफ वर्क और इंटरवल ऑफ रिकवरी। स्पीड के दौरान आप इनकम्प्लीट रिकवरी दे, लगातार तो नहीं कर रहे, इंटरवल एक दे रहा है ना, इसी कारण तो वो इंटरवल है, कंटिन्यूअस नहीं तो कंटिन्यूअस हो जाती। तो इंटरवल दे रहे हैं, आपने अपने स्पीड एक बार स्टार्ट किया रनिंग तो फिर फेज ऑफ लोडिंग जितनी देर भी करी उसके बाद इनकम्प्लीट रिकवरी दी, फिर ड्यूरेशन ऑफ, ऐसे कितने बाउट करा रहे हैं, वो ड्यूरेशन ऑफ वर्क हो गया।
2 की 3, ठीक है। मतलब अगर 2 मिनट फेज ऑफ लोडिंग करी और 30 सेकंड 40 सेकंड जो भी इनकम्प्लीट रिकवरी करी, तो 2 मिनट प्लस 40 सेकंड का एक इंटरवल हो गया, 30 सेकंड का इंटरवल, अगला बाउट फिर 2 मिनट, फिर ऐसे ही इंटरवल, फिर 2 मिनट, तो ऐसा टोटल कितना हो गया 6। कितना एक्टिव जो फेज ऑफ लोडिंग अगर 6 मिनट है, तो फेज ऑफ इंटरवल कितने हैं वो तीनों काउंट कर लो, 1.5 मिनट के हो रहे हैं, तो 6 प्लस 1.5 7.5, तो ड्यूरेशन ऑफ वर्क कितना हो गया 7.5 मिनट या 8 मिनट टोटल। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलस, नंबर ऑफ रिपीटेशन, कितनी बार रिपीट कर रहे हैं इसको, ठीक है। और लास्ट है मोड ऑफ रिकवरी, नेचर ऑफ रिकवरी कैसे होगी इसका आप देखें कि हमने कहा कि सेट 1, ठीक, यहाँ पर रिपीटेशन की बात आ रही ना, फ्रीक्वेंसी, एक सेट रिपीटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलस यानी नंबर ऑफ रिपीटेशन, ठीक। 1 to 20 यार्ड्स रन बराबर एक रिपीटेशन, एक 220 यार्ड की रनिंग हमने की, उसको एक रिपीटेशन माना, ठीक। Hence 1 to 20 yards run will be repeated 6 times. कितने फेस ऑफ लोडिंग है 6, ठीक। अब मतलब ये 6 रिपीटेशन हो गए, मतलब क्या हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलस, ठीक। फ्रीक्वेंसी कितनी बार आप फ्रीक्वेंट मतलब उस चीज को कर रहे हैं, हाउ फ्रीक्वेंटली यू हैव डन एनी वर्क, उसको फ्रीक्वेंसी कहें, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और ट्रेनिंग की भाषा में रिपीटेशन हम कह रहे हैं, ठीक है। तो रिपीटेशन आ गया, फ्रीक्वेंसी 6, 220 यार्ड की रनिंग 6 बार करनी है, ठीक। अगला है वर्क इंटरवल, जो ड्यूरेशन ऑफ वर्क है, तो वर्क में ट्रेनिंग डिस्टेंस 220 यार्ड, 220 हो गया। फिर ट्रेनिंग टाइम 33 सेकंड में ये 220 यार्ड कंप्लीट का टारगेट है ना। तो ट्रेनिंग टाइम कितने में होना चाहिए 0.33 सेकंड्स में है। तो फिर इसी के अकॉर्डिंग इनकम्प्लीट रिकवरी डिटरमाइन होगी। फेस ऑफ लोडिंग क्या है 220 यार्ड की रनिंग जो कंप्लीट करनी है 0.33 सेकंड्स में। अब इसके बाद आप एक इंटरवल दे रहे हैं ना रिकवरी के लिए, तो वो कितना होगा इनकम्प्लीट रिकवरी देनी है, वो ड्यूरेशन आप क्या है। रिलीफ टाइम 1 मिनट 39 सेकंड्स बिटवीन ईच रिपीटेशन मान लीजिए दिया रिलीफ टाइम, ठीक है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी से अगर 220 यार्ड कोई दौड़ा, लक्ष्य रखा 0.33 सेकंड्स में, तो रिलीफ टाइम क्या रखा 1.39। हाँ 1.39। तो नीचे आप देख रहे हैं हम जब अपनी थीसिस में ट्रेनिंग मेथड्स इन्वॉल्व करेंगे तो यही चीज यही के माध्यम से डेटा डिटरमाइन होगा, ठीक है। तो सेट 1 रिपीटेशन 6, ट्रेनिंग डिस्टेंस 220 यार्ड, ट्रेनिंग टाइम 0.33 सेकंड, रिकवरी रिलीफ टाइम 1.39 सेकंड। तो ये पांचों फैक्टर जो हमने ऊपर पढ़े हैं वो पांचों फैक्टर कहाँ इन्वॉल्व करने, हमें इस तरीके की ट्रेनिंग देने के लिए इन्वॉल्व किए। रिकवरी रिकमेंडेशन, इसमें जो रिकवरी बताई गई है इंटरवल में, जो इनकम्प्लीट रिकवरी है वो इसलिए भी इनकम्प्लीट है क्योंकि 2 बाउट ऑफ लोड, 2 लोड फेज के बीच में जो रिकवरी करनी है वो कैसे, या तो वॉकिंग या जॉगिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ वॉकिंग जॉगिंग, ठीक है। कंप्लीट रिकवरी नहीं है ना। नेक्स्ट है सिटिंग एंड लाइन बिटवीन 2 रिपीटेशन ऑफ ट्रेनिंग लोड आर नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि वो हो जाएगा कंप्लीट रिकवरी की तरह, ठीक है। तो हमें इनकम्प्लीट रिकवरी करनी है, उसमें भी आप देख रहे हैं जॉगिंग और वॉकिंग करना है ना। तो सिटिंग लाइन नॉट रिकमेंडेड इन रिकवरी बिटवीन 2 बाउट्स ऑफ लोड। स्पोर्ट्स वेयर इंटरवल रनिंग या ट्रेनिंग रिकमेंडेड कहाँ यूज होती है ज्यादातर, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स,
स्विमिंग इवेंट्स, साइकिलिंग एंड द लाइक, मतलब जो साइक्लिक नेचर ऑफ मूवमेंट है और उनसे संबंधित स्पोर्ट्स है वहाँ पर इंटरवल ट्रेनिंग ज़्यादा यूजफुल और ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसके अलावा भी हम टीम गेम्स में इसको यूज़ कर सकते हैं, कॉम्बैटिव स्पोर्ट्स में भी और रैकेट स्पोर्ट्स में। ठीक। इफेक्ट ऑफ इंटरवल मेथड्स के क्या इफेक्ट हैं आप देखें, इसमें भी इंटरवल मेथड के दो कैटेगराइज किए थे, इंटेंसिव और दोनों के ही फिजियोलॉजिकल ट्रेनिंग और साइकोलॉजिकल इफेक्ट अलग अलग हैं। तो आप देखें कि इंटरवल मेथड के अंदर अगर इंटेंसिव मेथड की बात करें तो दोनों का एक साथ कंपैरिजन करें, इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम इंटेंसिव भी कर रहा है और इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सटेंसिव भी कर रहा है। ठीक। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ एरोबिक कैपेसिटी इंटेंसिव में हो रहा है और इसमें हो रहा है हाइपोट्रॉफी ऑफ हार्ट, हाइपोट्रॉफी ऑफ स्केलेटल मसल और डेवलपमेंट ऑफ एरोबिक कैपेसिटी यहाँ भी है, पर इसमें वॉल्यूम ऑफ लोड एक्सटेंसिव में ज़्यादा है, इसलिए हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट और हाइपरट्रॉफी ऑफ स्केलेटल मसल इधर इन्वॉल्वमेंट आ गया है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एनोर्बिक कैपेसिटी इंटेंसिव इंटरवल में, तो यहाँ पर भी डेवलपमेंट ऑफ एनोर्बिक कैपेसिटी है और इंक्रीज्ड VO2 मैक्स, वहाँ पर भी इंक्रीज VO2 मैक्स। इंक्रीज मसल ग्लाइकोलोजन इंटेंसिव इंटरवल में है, इंक्रीज मसल ग्लाइकोलोजन एक्सटेंसिव में भी हो रहा है। कैपिलराइजेशन इम्प्रूव्ड, कैपिलराइजेशन इम्प्रूव्ड, एक जो एक्स्ट्रा एक्सटेंसिव में हुआ है वो इंक्रीज ATP एंड CP रिजर्व्स, ये कहाँ पर बढ़ रहा है अगर एक्सटेंसिव मेथड्स का यूज है। ठीक है, तो लगभग 80% दोनों के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट सेम है, पर 20% में डिफरेंस है। ट्रेनिंग इफेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंडोरेंस की बात करना है तो इंटेंसिव मेथड पर जाइए, और डेवलपमेंट ऑफ स्पीड एंड स्ट्रेंथ इंडोरेंस है तो एक्सटेंसिव कैटेगरी यूज करें। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इंडोरेंस है तो इंटेंसिव, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ है तो इंटेंसिव, और डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, डेवलपमेंट ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो एक्सटेंसिव। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, इंप्रूवमेंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड विल पावर इंटेंसिव में है, ये यही चीज एक्सटेंसिव में भी है। नहीं सर, जो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में हम यूज करते हैं वो लेस मतलब थोड़ी देर के लिए मतलब पूरे फोर्स के साथ करते हैं, तो वो तो सर उसमें इंटेंसिटी हाई होनी चाहिए। हाँ, इंटेंसिटी उसमें हाई होनी चाहिए, पर हम यहाँ कह रहे हैं कि डेवलपमेंट जो बात कर रहे हैं बेसिकली मेथड ये इंडोरेंस डेवलपमेंट मेथड्स की बात है। ठीक है, तो बेसिकली जो प्रीडोमिनेंट फीचर है वो इंडोरेंस से रिलेटेड है। ये जो बात है कि उसके बावजूद भी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का कुछ जो फैक्टर है वो भी इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, डायरेक्टली अगर हमें एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इम्प्रूव करना है तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की कितनी मेथड्स हम वहाँ जाएंगे ना, पर हम तो यहाँ इंडोरेंस की बात कर रहे हैं। पर हमने आपको बताया कोई भी मोटर एबिलिटी आइसोलेशन में डेवलप नहीं है कि सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा और यही ला पाएंगे। ठीक है, इसलिए ये चेंज है। प्रीडोमिनेंटली तो वो स्ट्रेंथ इंडोरेंस की बात कर रहे हैं, पर उसके बाद भी। और साइकोलॉजिकल इफेक्ट पहला दोनों में है, एनहांसमेंट ऑफ टॉलरेंस एबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेन, ये भी बराबर है, और ये वर्क अंडर कंडीशन, ये तीनों चीज साइकोलॉजिकल में सेम। ठीक है, तो 2 लेक्चर्स में आपने ये ट्रेनिंग मेथड्स जो आपके सिलेबस में, इसके अलावा बहुत सारे ट्रेनिंग मेथड्स हैं और न्यू डायमेंशन ऑफ ट्रेनिंग भी है अगर लेटेस्ट चेंजेस की बात करें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में। पर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जो भी ट्रेनिंग मेथड्स थे वो हमने उसके सारे डिटेल्स, सारे वेरिएशन, उसके जो फैक्टर हैं इंटेंसिटी, डेंसिटी और सारा कुछ, और क्या प्रिस्क्रिप्शन विथ एग्जाम्पल्स, सारा कुछ हमने उसको समझा, और ये भी समझा कि वो हम अपने रिसर्च में कहाँ पर इम्प्लीकेशन अप्लाई करना है। ठीक है,
तो थैंक यू आपको कल के लिए और आज